हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो एक बेहतरीन कोर्स देखते हैं आज का। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव करोगे। सिंपल सा मतलब इसको देखो ये है, सिंपल से इसका मतलब ये है कि देखो आपके हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और उस पर्सन के अलावा किसी को पता नहीं होता कि उसके अंदर ये टैलेंट है। ठीक है, देखो आप कुछ भी करते होंगे, ऐसा एक काम तो ज़रूर होगा जिसमें आपको करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा या इंटरेस्ट आता होगा। तो उस काम को आप क्या करिए, अपना कैरियर बनाइए, उसको पैशन बनाइए। हो सकता है किसी को सिंगिंग के ऊपर सिंगिंग करने का शौक हो, या उसको अंदर से आवाज़ आती है यार मैं सिंगर अच्छा बन सकता हूँ, मुझे गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए उसमें कैरियर बनाने के लिए। आज के टाइम पे देखो किसी और की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था कि क्या है कि बिना किसी के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता था, लेकिन आज के टाइम पे इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पड़े हैं जहाँ आप स्टार्ट तो करिए। एक बार आपको लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब से, जो यूट्यूब पे मतलब ऐसे ऐसे वीडियो बनाते थे, कॉमेडी वीडियो बना के, आज उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाके मौका मिल गया। तो आपके अगर कोई भी अंदर टैलेंट है, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे आपको लगता है कि नहीं मैं आईएएस के लिए बना हूँ, मैं आईएएस बनना है, तो जो भी टैलेंट है उसको परस्यू करिए। आप एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताते चाहूँगा कि देखो हमने क्या किया था। अभी कल का एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर पाया, रीज़न ये था कि देखो कल का रीज़न डिस्कस ना कर पाने का एक, कल यूट्यूब नहीं चल रहा था दोस्तों। कल वीडियो डालने पे आ ही नहीं रहा था, वो पब्लिक हो ही नहीं रहा था। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच थी यूट्यूब के अंदर ही, जिस वजह से हमने कल वीडियो पब्लिश नहीं किया। बाकी सुबह सुबह मैंने किया तो वो तो हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा जब मैंने न्यूज़पेपर के अलावा जब आपका जो करंट अफेयर न्यूज़ होता है उसको मैंने किया था, तो वो पब्लिश नहीं हो पाया। तो इस वजह से मैंने क्या किया, कल का एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया। देखो आज की वीडियो तो सबसे पहली बात तो लंबी जाने वाली है, तो खाना वाना खा के बैठिएगा आराम से। ऐसा ना हो कि बोर हो जाए और भूख लग जाए। तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, क्योंकि कल एक आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन सा आया था CRZ। ये आपके एग्जाम पॉइंट वैसे प्री और मेंस दोनों के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको बहुत ही आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। देखो आज की वीडियो भी लंबी जाने वाली है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो माइंड मेकअप उसी हिसाब से करके बैठिएगा। ठीक है। देखो PDF यहाँ पे देखो मिल जाएगी आपको, तो इसका PDF यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने कोशिश की सारी चीज़ हिंदी में बनाने के लिए। तो मेरा प्रयास है कि मैं देखो दैनिक जागरण तो हिंदी में आता है, जो राष्ट्रीय संस्करण आता है हिंदी में आता ही है, लेकिन द हिंदू को मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग के पास ले जाऊँ। रीज़न यही है कि हमारा एडिटोरियल वाला वीडियो है वो लेट आता है, क्योंकि देखो तुरंत एडिटोरियल को ट्रांसलेट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सारा मटेरियल मतलब मॉडिफाई करना इंग्लिश से हिंदी में। तो देखो हम 23 और 24 दोनों तारीख का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, और सारा हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और बता दें, जिनको बुक्स चाहिए, ठीक है, आईएएस के जिनको बुक्स चाहिए, प्लीज़ आप क्या करिए, हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। तो आप अमेजोन से चाहे तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या तो MRP वगैरह देख सकते हैं। मैंने सारी लेटेस्ट एडिशन की बुक्स डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मैं हमसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितने भी न्यूज़ PDF है, चाहे आप जनसत्ता बात करिए, चाहे दैनिक जागरण बात करिए, चाहे द हिंदू बात करिए, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ ईजी अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम एक ऐप होता है, जैसे आप व्हाट्सअप इंस्टॉल करते होंगे वैसे टेलीग्राम होता है। तो टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, अपना मोबाइल नंबर इसमें वेरीफाई करिए, और यहाँ पे जो लिंक दिया है मैंने नीचे, उस पर जाइए। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मौका मिल जाएगा वहाँ पे, कि डायरेक्टली आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट उस पर सर्च भी कर सकते हैं, DKS IAS अकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम सर्च में जाकर DKS IAS अकेडमी सर्च करेंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो पहले कल वाले आर्टिकल से देखते हैं क्या क्या था। तो कल वाले आर्टिकल में 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो इन्फ्लेशन को लेकर दिया गया कि हमारा क्या है कि जो हमारा मतलब ग्रोथ रेट कह सकते, ग्रोथ रेट तो नहीं, इन्फ्लेशन जो महंगाई है हमारी, वो क्या रही है, बहुत ही कम रही है पिछले 6 महीनों से, उससे पहले भी कम रही है। तो इसको लेकर बात कही गई है, तो हम ये भी देखो देखेंगे एक बार। उसको CRZ की बात है कही कि ये हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये देखो इंडियन शेयर ऑफ वाटर मतलब सूखे को लेकर बातें कही गई हैं कि आज के टाइम पे क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे, देखो इलेक्शन आ जा रहा है ना, अभी इलेक्शन 2019 का होने वाला, मई में इलेक्शन हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम में सूखे को लेकर बात नहीं करती है। चाहे महाराष्ट्र की विदर्भा की बात करें, वहाँ भी इतने ज़्यादा सूखे पड़ते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं, उस चीज़ को लेकर कोई भी पार्टी बात नहीं करता। सारे लोग आज का देखो अभी क्या है कि अभी आपको पता है कि देखो परिवारवाद की बात चल रही है। ठीक है, प्रियंका गांधी भी इसमें ऐड हो गई, तो अब ये कह रहा है कि देखो परिवार को क्या कर रहा है, ऊपर बढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। मतलब जनता को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। कोई ये नहीं कहता कि भैया सूखा पड़ा यहाँ पे, इसको लेके हमें इस बार जिताइए, हम आएंगे तो आपको सूखा जितना पड़ा है उसके लिए कुछ करेंगे।
ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। सारे लोग या तो एक दूसरे की बुराई के काम करेंगे या तो फिर क्या करेंगे, कर्ज माफ़ी को लेकर बात करेंगे। लेकिन किसानों को जो सूखा पड़ रहा है जिससे लोग परेशान हैं आज के टाइम पे अगर बात बताएं तो मतलब हालत ये है, दिल्ली की हम बात बताते हैं आपको। दिल्ली में ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है, हरियाणा से आता है। ठीक है, अब देखो अब हरियाणा के गाँव से दिल्ली में पानी पहुँचाया जा रहा है, मतलब दिल्ली में पानी की इतनी ज़्यादा कमी है। इसके अच्छे के लिए कोई का बात नहीं करेगा। अब देखो गाँवों से भी पानी आ रहा है, तो एक टाइम जब गाँव का पानी का लेवल जब नीचे जाएगा तब कैसे मैनेज करेंगे सिटी को। गाँव के वालों को पानी कम हो जाएगा, चलो गाँव के लोग तब भी उनके पास पानी रहेगा तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अब सिटी को कैसे मैनेज करोगे, ये इन सब मुद्दे पे कोई बातें नहीं करता। इसी में इस लेखक कहते हैं कि हम क्या करते हैं, मतलब बाकी चीज़ों की बात करते हैं जिसका रिलेवेंस नहीं होता, लेकिन जो रिलेवेंस चीज़ें होती है उस पर हम मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं। इसको हम देखेंगे। उसके बाद आज के द हिंदू की बात करें तो देखो स्टेट्स की बात की जाती है कि देखो इनका भी क्या है, स्लोअर मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था। अब देखो आंध्र प्रदेश से तो मतलब बिहार की मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है, लेकिन उसमें देखो पंगा क्या है, ये चीज़ कही जाती है देखो आंध्र प्रदेश की जीडीपी और बिहार की जीडीपी में बहुत ज़्यादा अंतर है। उनका थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मान लो इनकी 100 है जीडीपी की जीडीपी, इनका तो 1000 है। अब इनका 10 भी बढ़ेगा तो 10% हो जाता है, लेकिन इनका 10 बढ़ेगा तो मतलब इनका 10 मतलब 2% भी बढ़ेगा। इनका यदि 2% भी लोगे तब भी इनका क्या, मतलब 20 बढ़ जाता है। कहने के लिए तो इनसे ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन देखो परसेंटेज के हिसाब से इनका ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो यही पे समझाता हूँ आपको। मान लो बिहार की जीडीपी टोटल कितनी है, 100 रुपये थी, और इसके बाद आंध्र प्रदेश की कितनी थी, 1000 रुपये थी। अगर इनकी भी 10 बढ़ती है, इनकी भी 10 बढ़ती है, ठीक है, 10-10 बढ़ जाती है। तो अब ये देखोगे तो कितना बढ़ गया, 110 हो गया, मतलब 10% इसमें इजाफा हो गया। लेकिन अगर इसमें 10 बढ़ता है या इसमें 10% की बात करते हैं, 10% ग्रोथ रेट हुआ ये मानते हैं हम, 10% अगर इनका मानोगे तो इनका देखो 110 हो गया। लेकिन अगर इनका मैं 5% मानता हूँ कि इन्होंने 5% ही ग्रोथ रेट किया, अगर उस हिसाब से देखोगे अगर इनकी 1000 थी तो 5% के हिसाब से देखोगे तो इनका 1050 हो जाएगा। अगर इनडायरेक्टली देखो तो इनके 10 मतलब 10 पॉइंट का ही गेन किया, लेकिन इन्होंने 50 पॉइंट का गेन किया। लेकिन परसेंटेज के वाइज से देखोगे तो क्या है, बिहार ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ कही जाती है, देखो जो हमारे गरीब राज्य हैं या जो पिछड़े राज्य रह गए हैं उनकी बात कही जाती है कि देखो उस पर काम नहीं किया जाता है, उनके हम अच्छे काम के लिए बात नहीं करते हैं। बस रीजन ये किया, देखो इस टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया गया, इस वजह से हमें क्या है, ग्रोथ रेट दिख रहा है। लेकिन लेखक के द्वारा ये भी कही जाती है कि ऐसा अंधाधुंध नहीं होना चाहिए चीज़ें कि क्या हो कल को हमें क्राइसिस देखने को मिल जाए। तो सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद देखो ईवीएम को लेकर चर्चा की गई है, तो ईवीएम को भी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हेल्थ कवरेज की बातें कही गई है तो उसको भी हम देखेंगे आयुष्मान भारत से रिलेट करके। यहाँ पे भी हेल्थ से बात ये कही गई, दोनों को रिलेट करेंगे। बाकी देखो आर्टिकल यहाँ पे कर्ज माफी को लेकर कहा गया दोस्तों, तो कर्ज माफी हमने बहुत बार डिस्कस किया, फिर भी एक बार हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कर्ज माफी की बात की जाए तो कर्ज माफी में बात करते हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उतना बातें तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन में हम ये बात नहीं करते। कर्ज माफी को इलेक्शन का मुद्दा बनाते हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम क्या करते हैं, इसका मुद्दा नहीं बनाते हैं। दूसरा इसमें लेखक ये कहते हैं कि तेलंगाना सरकार जैसा प्लान कर रही है ऐसे गवर्नमेंट को कुछ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे अभी तक क्या है कि हम कर्ज माफ़ करते हैं, तो ये आपको पता है कि जो लोग कर्ज लेते हैं उन्हीं का कर्ज माफ़ होता है। लेकिन आप सपोज करो अधिकार जिसको खेती बोलते हैं या बट्टे की खेती बोलते हैं, एक बड़ा किसान था, उसने 3 भाग में बांट दिया। सपोज करो इसने 3 किसानों को दे दिया अपना घर ज़मीन काम करने के लिए। अभी बड़ा किसान क्या करता है, बैंक के पास जाके अपनी ही ज़मीन दिखा के लोन ले लेता है, लेकिन इस पर काम कौन कर रहा है, कोई और किसान कर रहा है। अगर फसल नष्ट भी हो भी जाए तो ये वाला किसान क्या करता है, मतलब कर्ज माफ़ी होती है तो इसका पूरा पैसा क्या हो जाता है, माफ़ हो जाता है। और ये वाले किसान क्या करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता, प्लस इनको पता भी नहीं होता कि इनके जो जिस ज़मीन पर इन्होंने फसल उगाई है उस पर क्या किया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, यहाँ तक इनको नहीं पता होता है। एक तो समस्या ये हो जाती है। दूसरा ये हो जाता है, देखो कर्ज माफ़ी से कि लोग कर्ज लेते हैं बैंकों को नहीं देते हैं, ये भी एक मसला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो इसके अलावा देखो अगर बात करोगे आप तो कर्ज माफ़ी के अलावा हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। देखो कर्ज माफ़ी के अलावा हम बहुत सारे सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो हम कर्ज माफ़ी के अलावा हम ऐसा तो कर सकते हैं, जो सब्सिडी देते हैं फूड मतलब जो सब्सिडी देते हैं किस पे, खाद पे देते हैं, बीज पे देते हैं, और उसकी गुणवत्ता पे देते हैं, बीज की गुणवत्ता पे देते हैं। इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर देते हैं ज़्यादा, अगर इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करें। कहा जाता है इसमें भी देखो बिचौलिए खाते हैं, इसमें भी कर्ज माफ़ी सही चीज़ें नहीं है। तो हम एक चीज़ और भी तो कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आपको 4000 रुपये एक मतलब 6 महीने पे मिलेंगे, तो 4-4 हज़ार रुपये 8,000 रुपये क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम सब्सिडी देते हैं, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा घोटाले होते हैं, बहुत सारे लोग पैसे इधर से उधर खा जाते हैं जो किसान तक डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में डालो,
ठीक है। हर 4 महीने कर सकते हो, 4 महीने की किसी मतलब ऐसे कर सकते हो, 4 महीने का आपको 4,000 मिलेगा, हर 4 महीने का 4,000 मतलब साल में आपको 12,000 रुपये सपोर्ट के रूप में मिलेंगे अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है। ऐसे अगर हम पहल करें तो एक एडवांस लेवल पे ये भी चीज़ हो जाती है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी हो जाता है कि इससे क्या सरकार पे क्या होगा, बोझ बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि देखो, इसमें एक फ़ायदा ये होगा, लेकिन इसमें फ़ायदा एक तो ये हो जाएगा जिनके पास ज़मीन है उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लोग अधिया खेती करते हैं, वो समस्या क्या होती है, इसमें उजागर हो जाती है। तो देखो हर तरह से कुछ ना कुछ समस्या है, तो आप ऐसा सजेशन दोगे कि इसमें क्या हो कि कम से कम हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। तो लास्ट में ऑप्शन यही बचता है कि हम क्या करें, हम बीज वगैरह जो रसायन वगैरह है, ये सारे क्या चीज़ें क्या करें, सस्ती से सस्ती प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे थे जो मैंने एक एक करके इसमें डिस्कस किया। बाकी देखो यहाँ पे विभाजन की गलतियों के बारे में दिखाया जाता है कि देखो आप करतारपुर कॉरिडोर अभी बनाने की बात करिए डेरा बाबा नानक से करतारपुर तक। अब देखो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर मतलब 5 से 6 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। अब एक चीज़ कही जाती है, देखो रेड क्लिफ लाइन, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ कही जाती है, जब 22 जुलाई 1947 को ये सब चीज़ें करी गई, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए, वो याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। देखो अब ये देखो, ये है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लेस है डेरा बाबा नानक, यहाँ से लेके कॉरिडोर बनाया जा रहा है करतारपुर। करतारपुर पता है कि आपको सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरु नानक देव जी का क्या है, यहाँ पे इनका स्थान है, ठीक है। तब देखो यहाँ से यहाँ तक इसको लिंक करने की बात करी जा रही है, तो देखो इंडिया में ये 2 किलोमीटर दूर हो जाता है, मतलब यहाँ तक तो इंडिया का बॉर्डर है ही। अब ये 4 किलोमीटर का बस बॉर्डर होता है। तो ये चीज़ कही जाती है कि अगर इस बॉर्डर को हमने जो ऐसे बनाया, अगर आप देखिए जिस बॉर्डर को हमने ऐसे बनाया, इस बॉर्डर को हम ऐसे भी तो बना सकते थे, कितना फ़र्क पड़ जाता है इससे, बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ कही जाती है, देखो इसमें मतलब नेहरू जी की गलतियाँ दी जाती है इसमें, और बहुत सारी माउंट बेटन को कहा जाता है। इन्होंने कहा देखो माउंट बेटन से अगर दबाव बनाते तो शायद ये क्या होता है, करतारपुर हमारे इंडिया का पार्ट होता है, जिससे कि आज के टाइम पे जो लोग सिख धर्म के अनुयायी हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, जो लोग श्रद्धा सम्मान रखते हैं, उनमें क्या होता है, उनको इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती इस प्लेस पर जाने के लिए। तो उस टाइम क्या जाता है कि देखो उस टाइम को जो पार्टियाँ थी, उन्होंने क्या था, उनको अपनी सत्ता से मतलब था, क्या हो रहा है इससे मतलब उनको बहुत ज़्यादा नहीं था। यही एक रीज़न है, ठीक है, कि ये मसला अभी तक है। जैसे जम्मू कश्मीर का मसला ले ले, तो जम्मू कश्मीर का अभी मसला वही है कि अगर उस टाइम पे शायद दूर तक हमने देख के क्या हुआ था, सबको सारे पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया होता तो आज कश्मीर का मुद्दा नहीं होता। लेकिन उसमें एक चीज़ और थी उस टाइम पे एक समस्या और थी दोस्तों की। समस्या ये थी कि हमारे पास क्या था, हम जस्ट अभी आज़ाद हुए थे, तो शायद एक युद्ध झेलते तो हमारे पास पैसा जो था वो भी सारे खत्म हो जाते हैं, तो हम क्या होती, हमारी हालत और ही खस्ता हो जाती। ठीक है, तो ये देखो मैंने लगभग बता दिया सारा। ये हमारा रोड है एक अलग सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ करतारपुर तक ये रोड करने की बातें कही गई थी। तो ये 4 किलोमीटर इधर है, 2 किलोमीटर इधर है, टोटल 6 किलोमीटर है, ठीक है। करतारपुर अब पाकिस्तान में, तो अब पाकिस्तान आपको पता है मुस्लिम कंट्री है। अब यहाँ पे देखो गुरु नानक देव जी का यहाँ पे मंदिर है, मंदिर मतलब हिंदू धर्म पे मंदिर करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं तटीय नियमन जोन, जिसको कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं। देखो अभी कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है, क्यों न्यूज़ में है, अब इसमें सारी चर्चाएं करेंगे। जो 2011 का रेगुलेशन था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह जो एक कोस्टल जोन देखो ये, अब इसमें 9 स्टेट हैं। आप ये भी याद रखिएगा 9 स्टेट कौन कौन से हैं, मैं आपको एक एक करके बता भी देता हूँ। गुजरात, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि वेस्टर्न घाट से कितने राज्य लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया था उस साल। देखो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये यहाँ पे गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु दोनों साइड शेयर करता है, इधर भी शेयर करता है, इधर भी शेयर करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आप देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन कौन से, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा आपका कर्नाटक, पांचवा केरल, 6 आपका तमिलनाडु और 7 आपका आंध्र प्रदेश, 8वां आपका उड़ीसा, 9वां आपका वेस्ट बंगाल। ये है हमारी कोस्टल लाइन, ठीक है। मेन लैंड की हम बात कर रहे हैं अभी। तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट को लेकर बातें कही गई। 2011 का रेगुलेशन आया। 2011 के रेगुलेशन में क्या आया कि बहुत सारी चीज़ें कही गई कि आप इसके इधर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इससे बाहर नहीं डेवलपमेंट कर सकते, मतलब बहुत सारी कंडीशंस रखी गई। तो आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रेटजिक जोन होता है ये 12 नॉटिकल माइल तक होता है। 12 नॉटिकल माइल बोलते हैं इसको। एक नॉटिकल माइल में क्या होता है, एक 1.85 किलोमीटर के आसपास होता है, मतलब 1.8 किलोमीटर आप याद रखिएगा एक नॉटिकल माइल में होता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, समुद्री सीमा हमारी मानी जाती है, मतलब ये हमारा विशेष अधिकार होता है, इसमें हम कुछ भी करें, कोई देश हमें कुछ भी कह नहीं सकता, ठीक है। तो स्ट्रेटजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इस तटों को लेकर नियामक की मतलब बात कही गई है कि देखो हम समुद्र से कितने दूर तक कहाँ बैठ सकते हैं, कितनी बस्तियाँ होनी चाहिए, कितने दूर तक हम क्या कर सकते हैं, इन मैटरों पे सारे बातें कही गई हैं।
तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाई टाइड और लो टाइड। ठीक है, लो टाइड एसडीएल एलडीएल क्या होता है, हाई टाइड लाइन, और आपका लो टाइड लाइन क्या होता है। तो देखो हाई टाइड का मतलब ये सिंपल से हो जाता है कि देखो समुद्र में से आप कभी बीच के किनारे जिन्होंने गए होंगे या जिनको अनुभव होगा जाने का, आप देखोगे या तो मूवी में आपने बहुत बार देखा होगा, ये समझो समुद्र का पानी है, मैं पानी लाल होता है नहीं ब्लू होता है, चलो मैं ब्लू कर देता हूँ अब। ठीक है, चलो ये है मान लो समुद्र आपका। ठीक है, अब यहाँ से पानी कभी देखते हो कि यहाँ तक आती होगी, फिर वापस जाता है, फिर वापस आती होगी, फिर यहाँ तक जाता है। तो देखो यहाँ का अगर सपोज यही एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लो समुद्र है, यहाँ तक पानी है, ये ऊपर तक यहाँ आता है, फिर यहाँ से वापस चला जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर वापस चला जाता है, वापस आता जाता है, ऐसे करता रहता है। तो जहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है पानी उसको बोलते हैं हाई टाइड लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं एसडीएल, हाई टाइड लाइन बोलते हैं इसको। और जहाँ तक मिनिमम पानी जाकर वो वापस रुक जाता है, मतलब इससे पीछे नहीं जाता, यही तक रहता है पानी, फिर ऊपर आगे आता है, फिर यही तक रहता है, ऊपर आगे आता है। जैसे यहाँ तक पानी है, देखो यहाँ से कम नहीं हो रहा है, ये इससे ऊपर आता है, फिर यहाँ पे वापस चला जाता है, फिर यहाँ ऊपर आता है, फिर यहाँ से नीचे चला जाता है। तो जहाँ तक पानी रहता है इससे कम नहीं होता, इसको बोलते हैं लो टाइड लाइन। ठीक है, लो टाइड लाइन बोलते हैं इसको हाई टाइड लाइन बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पर्पस में मैं आपको आगे चल के चीज़ें समझाऊंगा, तो आपको इस चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप देखो ये लो टाइड लाइन कब बदलता है, जैसे जब तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं, सुनामी आती है, तब ये पीछे खसक सकता है, वरना इससे पीछे नहीं जाता है, ये ऊपर आगे यहाँ जाता है, हाई टाइड तक जाता है, फिर लो टाइड, मतलब इससे आगे पानी नहीं जाएगा, इससे जो हाई टाइड है उससे आगे पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ रखिएगा, एसडीएल आपका ऊपर होता है, लो यहाँ पर, तो पानी यहाँ तक रहता है हमेशा, उसके बाद ऊपर तक पानी जाता है, फिर से नीचे आता है, ऊपर तक नीचे तक। तो इससे ऊपर देखो पानी जाता ही नहीं है, यही तक रहता है समुद्र किनारे। अगर आप जो लोग बीच पे गए होंगे उनको ज़्यादा आइडिया होगा। तो कोस्ट की बात करें तो इसको बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, आपको ये भी याद रखिएगा, कोंकण तट इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मालाबार तट, आप मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है, आपको पता है, जापान यूएसए और इंडिया के बीच में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शायद शामिल होने वाला है। कोरोमंडल तट बोलते हैं, तो बहुत सारे तट बोलते हैं। तो इन तटों की देखो बात कही जाती है, तो बात कही जा रही है देखो इन तटों के हम क्या क्या नियामक होने चाहिए, क्या कानून होने जा रही है, इनकी बातें कही जाती है। यहाँ से लेके आप 12 नॉटिकल माइल के इसके बीच की पूरी हम बातें करने वाले हैं आगे, कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे कई लेक दे रखे, ये याद रखिएगा, पुलिकट लेक है, इसके बारे में मैंने कल ही चर्चा की थी। चिल्का लेक उड़ीसा में है, मैंने इसकी भी चर्चा की थी। और वेम्बंडन लेक है, याद रखिए, केरला में। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉटिकल मैंने बता दिया। तो समुद्री सीमा कैसे होती है, 12 नॉटिकल माइल, कैसे ये अब ये जितना है 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, ये हमारी सीमा है। मतलब इसमें हम कुछ भी करेंगे, कोई सरकार, मतलब कोई भी देश हमें कुछ भी बोल नहीं सकता। इससे बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली होती है। जब इंटरनल सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा कभी। तो कभी ऐसा मसला होगा तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ तक सीमाएँ होती हैं, 200 नॉटिकल माइल तक क्या क्या होता है, तो उसको भी हम कभी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझते हैं, आज 12 नॉटिकल माइल तक ये हमारा एरिया होता है। तो इसको डेवलपमेंट को लेकर बातें कही गई हैं। तो अभी तक हमने देखो क्या पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ देखो, ये मान लेते हैं हम अपना बॉर्डर है, तो यहाँ से देखो ये पानी है, ठीक है, पानी से यहाँ तक के 12 नॉटिकल माइल बोलते हैं। इसके आगे को बोलते हैं, देखो यहाँ पे जहाँ तक पानी रहता है उसको हमने बोल दिया था लो टाइड लाइन। ठीक है, उसके आगे को हमने बोला था हाई टाइड लाइन, मतलब पानी यहाँ तक चला जाता है, फिर वापस आके यहाँ तक रुका है, यहाँ पानी रुका रहता है, इससे आगे तक चला जाता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ी हमने। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, जब क्योंकि मैंने आगे एक मैप बनाया है जो कि आपको समझने में इसमें मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठभूमि देखते हैं। देखो 2011 में रेगुलेशन आया, 2011 के रेगुलेशन में ये कहा गया कि आप क्या कर सकते, इस जोन में मतलब कुछ भी खुदाई वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आप मैप देख के समझा ही देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद सारे कंडीशंस भी देखो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो ये है, ये मैंने बनाया था। तो देखो अब इस साइड मान लेते हैं समुद्र है पूरा, ठीक है, इस साइड पूरा अगर समुद्र है, देखो इस साइड पूरा समुद्र का अगर पानी है मान लेते हैं, इससे आगे पानी क्या है, जाता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अटका रहता है। जब कभी हवा लहरें चलती हैं यहाँ तक जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर लहरें चलती हैं, फिर वापस आ जाता है। तो देखो ये हो गया एलडीएल, ये आपका एसडीएल, ठीक है, समुद्र की लहरें यहाँ तक आती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, और यहाँ तक रहती है हमेशा। हमेशा आपको पानी यहाँ इस एरिया तक हमेशा मिलता रहेगा। अब देखो इससे आगे एक जोन बनाया गया था, ठीक है, जिसको 200 मीटर का जोन बनाया गया था। उसके बाद 500 मीटर का जोन, 500 मीटर देखो सारे एसडीएल से लेके बातें कही गई थी, ठीक है, हाई टाइड से बातें कही गई थी। यही 200 मीटर इस एरिया को बोला गया था और 500 मीटर इस एरिया को बोला गया था। अब मैं आगे समझाऊंगा कि देखो इसमें चेंजेस हुए होंगे, इस दोनों को हटा दिया गया है। अब मेजरली चेंज कहाँ हुआ है, ये अभी भी है, ये अभी भी है, ये अभी भी है, चेंज किया गया देखो यहाँ पे, इन दोनों को हटा दिया गया, या 200 है इसको 50 कर दिया गया है और इसको हटा दिया गया है। तो अब इसमें देखो इन्होंने जोन में बांट रखा है 4।
CRZ को 4 जोन में बांट रखा था, लेकिन अभी देखोगे तो इनडायरेक्टली 5 जोन हो गए, क्योंकि जो CRZ के 3 जोन, तीसरा जोन था उसको पार्ट A पार्ट B में कर दिया गया। तो अब उसको हम समझते हैं आगे क्या है। ठीक है, देखो हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पृष्ठभूमि पढ़ ली थी। तो इसमें क्या था, देखो 2011 के प्रावधानों में क्या था कि आप कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी आप खनन करना है, कोई तटीय क्षेत्र में कुछ भी करना है, कुछ भी आपको करना है, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ी। तो बहुत सारी जगहों पे क्या था कि आपको कोई परमिशन नहीं थी कोई काम करने की। तो इससे क्या कि जो राज्य थे वो कहते थे कि भैया हमारे पास इतना अच्छा मौका है, तटों का डेवलपमेंट करके हम कितने पैसे कमा सकते हैं, आपको आइडिया नहीं है, जिससे हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने सीधे कहा कि हम क्या करेंगे, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो फिशरीज़ को बढ़ा सकते हैं, फिश वगैरह मारने को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी हम माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक गवर्नमेंट, हम अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा आगे ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने 2011 में ये बातें मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कर रखी। तो उसके बाद इसमें संशोधित करने की बात होती है। तो 2018 में इसमें संशोधन की बातें कही जाती हैं। तो फाइनली क्या होता है, शैलेश नायक कमेटी आती है, शैलेश नायक की शायद नाम था, हाँ शैलेश नायक समिति आती है। तो उनसे पूछा था भैया क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। तो उन्हीं सुझाव को इम्प्लीमेंट किया गया। और इसमें पहले देखो आपके MS स्वामीनाथन की बात की जाती है। MS स्वामीनाथन ने भी इस पर रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने उनकी भी समिति है। तो देखो MS स्वामीनाथन दोस्तों एक तो कृषि से रिलेटेड है, तो ये देखो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है। MS स्वामीनाथन ने कृषि के लिए भी दिया था, कृषि में क्या क्या इम्प्लीमेंट मतलब क्या क्या सुधार करने चाहिए। ये आर्टिकल भी मैंने डिस्कस किया था। कृषि जब कर्जमाफी वाली बात आई थी, जब किसान आंदोलन करके दिल्ली आ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपसे डिस्कस किया था स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। अब देखो स्वामीनाथन इससे भी रिलेटेड है, कोस्टल गतिविधियों से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जाता है तटीय सीमा से या बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो स्वामीनाथन कमेटी दोनों से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। प्लस ये शैलेश नायक कमेटी समिति याद रखिएगा, ये भी क्या है, ये भी आपका पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, कोस्टल जोन को लेके। अब आगे बात करते हैं। तो देखो जब राज्यों ने कहा कि भैया इतने ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज करिए। तो अब देखो क्या था, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शैलेश नायक कमेटी से बोला कि एक रिपोर्ट तैयार करिए और हमें बताइए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसको 4 जोन में बांटा गया। इसको पहला CR1 क्या होता है, ये कम और उच्च ज्वार लाइन होता है। मतलब उसमें कि आप ये एरिया इतना सिंपल से समझ लो कि समुद्र से जो इलाका है ना, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे कोरल लीफ्स होता है इसमें, ठीक है, कोरल लीफ्स होते हैं, उसके बाद मैंग्रोव्स होते हैं। उसके बाद जो ओलिव रिडेड टर्टल, जो आपको बात करेंगे केरला उड़ीसा के साइड पे आते हैं, वहाँ पे क्या ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, मतलब इसमें जितने जीव जंतु पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा इसमें बायोडाइवर्सिटीज वगैरह पाई जाती हैं। उसको बोला गया CRZ। ये इस तट को मतलब बहुत ही हाईली रिस्क पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। अब इसमें क्या कहा गया कि इसमें आपको कोई भी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं है और ना ही थी। ठीक है, तो अभी क्या है, उसमें चेंज करने की बातें कहेंगे, क्या कही गई है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके आगे बात करते हैं। सेकंड वाला तो था CRZ2। CRZ में तो उसके किनारे जो लोग बसे हुए थे या गांव होते हैं, उसकी बातें कही गई थी। जो 200 मीटर मैंने आपको दिखाया था, उस एरिए में गाँवों को बसने की बात कही गई थी। ठीक है, 200 मीटर तक के एरिए में। उसके आगे अगर बात करें तो 1 और 2 को छोड़ के, मतलब जो शहर और गाँव आते थे, मतलब उससे थोड़ा सा दूर, मतलब 300 जो मीटर का मैंने एरिया दिखाया था, उसके आसपास के जो लोग आए थे, उनके बारे में गतिविधियों के बारे में अनुमति की बातें कही गई थी। और जो CR4 था, उसकी मतलब जलीय क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, कैसे रहेगा, मतलब मछली पालन गतिविधियाँ कहाँ तक होगी, ये सारी अनुमति के बारे में इसमें कहा गया था। अब देखो इसके आगे क्या हुआ, तो जब शैलेश नायक ने अपनी समिति बनाई गई, उन्होंने रिपोर्ट अपना सबमिट किया, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि देखो अगर हम पर्यावरण को साथ में लेकर चलें तो हमें देखो ये समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसमें उस चीज़ों को नहीं दिखाया गया है, हम बता रहे हैं। दिखाया गया अपने आर्थिक विकास को। तो शैलेश नायक समिति ने दिखाया कि अगर हम आर्थिक विकास की रफ्तारी चाहते हैं तो हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो है अब CRZ 2018 लाया गया, उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया देखो हम ये अगर चेंजेस करते हैं तो हमारी इसमें इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। क्या कहा गया, देखिए पहली बात तो ये कहा गया कि देखो CRZ1 है, उसमें कहा गया कि उस जो आपको लेवल है ना, वो CU के आसपास वहाँ टॉयलेट बनाने की अनुमति दी गई। तो सबसे खराब जो कहा जाता है, जो क्रिटिसाइज करते हैं लेखक, इसमें राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस एरिया में टॉयलेट बनाना नहीं चाहिए। बहुत ही हाईली सेंसिटिव जोन है, जहाँ ओलिव रिडेड टर्टल होते हैं, कोरल लीफ्स होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं। टर्टल्स आके अपनी नेस्टिंग करते हैं। आप उड़ीसा वाला एरिया में ओलिव रिडेड टर्टल आते हैं, वहाँ पे वो अपनी नेस्टिंग करते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये एरिया बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है। अब देखिए इसमें कहा गया पहले कि क्या है, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, टॉयलेट आप खोल सकते हो। तो ये कहा जाता है कि देखो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ये खतरनाक हो जाता है। सेकंड बात करें तो देखो अब जो एरिया डेवलपमेंट था ना, उसको शॉर्टलिंग मतलब उसको हटा दिया गया। पहले क्या था कि देखो हमने कोस्टल लाइन में बांट रखा था ना कि ये आप यहाँ से 200 मीटर तक ये वाला जोन रहेगा, 500 मीटर जोन रहेगा, इस दोनों जोन को हटा दिया गया। 500 200 वाले को दोनों को हटा दिया गया। प्लस
आपको पता है सियाच रोड में क्या था, जो मतलब गांव थे, कौन कौन सी मतलब तट से कितने दूर तक गांव रहेंगे, इसकी बात कही गई थी। उसका जो 3 आता है, 3 को 2 भाग में बांट दिया गया, ए और बी। अब ये चीज़ कहा गया कि देखो जो जिसकी पॉपुलेशन मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, मतलब 2161 लोग, ठीक है। इस समय 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे लूँ, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से। तो इसमें अगर 2161 लोग रहते हैं, तो उसमें कहा गया कि क्या करेंगे आप, ये नो डेवलपमेंट जोन होगा कहाँ तक, आपका 50 मीटर तक होगा फ्रॉम हाई टेड जोन तक। मतलब देखो सिंपल सा है दोस्तों, इसमें मतलब सिंपल सा ये है कि देखो पहले क्या था, 200 मीटर की पाबंदी थी, ठीक है। 200 मीटर तक आप क्या कर सकते हैं, इससे दूर जाके आप चीज़ें डेवलप करेंगे, ये चीज़ कही गई थी। लेकिन इसको घटा के कितना कर दिया गया, 200 को 50 कर दिया गया। अब 50 कैसे किया गया। अब देखो, अब हाई टाइड लाइन मैंने बताया था, एचडीएल आपको अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया था, यहाँ तक पानी आता है, यहाँ से लेके 50 मीटर तक क्या कर सकते हैं आप, नहीं खन सकते, उसके आगे आप घर वगैरह सब बना सकते हो। किस एरिया के लिए कहा गया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, मतलब 2161 पर किलोमीटर में रहते हैं उनको लिए बोला गया। उसके अलावा बोला गया कैटेगरी बी भी बांटी गई, उसमें क्या है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो उनके लिए अभी भी देखो 200 ही रखा गया है। जहाँ पॉपुलेशन कम है वो 200 मीटर के अंदर तक घर, मतलब 200 मीटर से दूर घर बनाएंगे एचडीएल से। ये एचडीएल मैंने बता दिया, जहाँ तक पानी आके वापस चला जाता है, इससे दूर 200 मीटर की दूरी पे आप क्या करोगे, घर बनाओगे जहाँ पे पॉपुलेशन इससे कम है, 2161 से कम है, वो लोग 200 मीटर से दूर घर बनाएंगे। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उनको अनुमति देगी कि भैया आप थोड़ा अंदर तक भी आके क्या कर सकते हो, घर बना सकते हो। सिंपल सा मतलब आप लॉजिक अगर समझना चाहें, सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो थोड़ा नज़दीक आके समुद्र के पास भी रह सकते हो, क्योंकि रहने के लिए जगह थोड़ा कम पड़ेगा। जगह जनसंख्या कम है तो भैया दूर ही रहो, अभी आना नहीं है समुद्र के आसपास आपको। तो ये सिंपल सा लॉजिक हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें एक चीज़ क्रिटिसाइज करते हैं लेखक कि देखो इसे इको टूरिज्म को क्या करें, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें घाटा क्या होगा, हमारे मैंग्रोव्स का क्या होगा, हमारे ट्री हंट्स से क्या होंगे, हमारे जो स्पेसीज हैं उनका क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्टेड हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इसमें क्या है, लेखक इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी तक क्या था कि आप एक चीज़ और कही गई, और उसके अलावा क्या था, जैसे वो जो 200 था वो तो घटाया गया, उसके अलावा एक और एरिया था 50 मीटर, मतलब हाई टाइड लैंड से आपको 50 मीटर तक क्या था, आप उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, मतलब कुछ भी आप ले जाकर बैठ भी नहीं सकते थे वहाँ पे। लेकिन उसको भी क्या कर दिया गया, उसको हटा के आप उसको कम करके कितना कर दिया गया, 10 मीटर कर दिया गया। आप 10 मीटर से दूर रह के आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये देखिए, ये जैसे ये एचडीएल वाला इलाका था ना, यहाँ से 200 मीटर के बाहर तो आपको पहले घर बनाना था, लेकिन इसको भी जहाँ पॉपुलेशन क्या है 2161 से ज़्यादा है, आप 50 मीटर की दूरी पे रह के भी घर बना सकते हो, ये इलाका दे दिया गया। अभी तक देखो 50 मीटर के इलाके में कुछ नहीं करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसमें भी एक चेंज करके कहा गया कि देखो 50 मीटर के अलावा 10 मीटर छोड़ के आप क्या कर सकते हो, अपना जो बैठने उठने का रहने का है ना, जैसे लोग देखते हो धूप सेकते रहते हैं, उस एरिया में भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो। तो टेबल चेयर लगा सकते हो अपना 10 मीटर छोड़ के। 10 मीटर कितना होता है आप सोचो ना, बहुत ही कम हो गया 10 मीटर, तो आप समझ लो समुद्र के पास में आ गए। तो एक चीज़ इसमें ये भी कही जाती है। दूसरा आप देखो इसमें इसकी विशेषताएं करने से पहले देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपने ऐसे बहुत बार देखे होंगे। तो अगर आप देखो तो ये देखो हाई टाइड है, देखो यहाँ तक पानी आया हुआ ना, ये लो टाइड हो गया। देखो पानी यहाँ तक रहेगा हमेशा, इससे कम तो हो नहीं रहा, तो यहाँ से पानी यहाँ तक आएगा, तो ये इसको बोल देते हैं हम एचडीएल हाई टाइड लाइन, इसको बोलते हैं एलडीएल लो टाइड लाइन। इसके अलावा यहाँ से लेके 10 मीटर तक आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। पहले 50 मीटर तक कुछ नहीं कर सकते थे, और 200 मीटर तक तो गांव वगैरह कुछ बसा ही नहीं सकते थे। तो अब इसको कम करके 50 मीटर कहाँ कर दिया गया, 10 मीटर तक कर दिया गया कि आप 10 मीटर तक क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करें, इसके बाहर आप चेयर वगैरह लगा के अपना आराम से बैठिए, धूप सेकिए। इवन आपको बताएं, अगर आप लोग कभी गोवा जाने का जिसका एक्सपीरियंस रहा हो, गोवा ज़्यादा अच्छे समझ सकता है। गोवा अगर जाएंगे तो आप ऐसे ही आपको सारे धूप सेकते हुए मिलेंगे। जब वहाँ पर क्या होता है कि लोकल पुलिस की जब रेड पड़ती है ना, ये सारे तंबू डेरे सब उठा के भाग जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो वो CRZ का क्या है, एक तरह से यहाँ पे वायलेशन है। क्यों? क्योंकि अब कहा गया कि क्या है, आप 200 मीटर के अंदर तक कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आपको नहीं कर सकते। मतलब अगर बोल दिया गया कि नो फ्रीज जोन है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, घर वगैरह कुछ नहीं बना सकते। लेकिन अभी परमिशन मिल जाने के बाद क्या आएगा, आप 50 मीटर से ऊपर तो घर वगैरह सब बसा सकते हो, और 10 मीटर छोड़ के अगर बैठने को भी आपको इजाज़त मिल जा रही है, तो मतलब आप समुद्र के जाके पास, ये तो यहाँ पे और पास जाके बैठ सकते हो। तो ये चीज़ इसमें कही गई थी। अब देखो इसमें विशेषताएँ, मतलब इसमें फ़ायदे क्या क्या होंगे, ये चीज़ कही जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब ये कहा जाता है कि देखो इतना पास करने से हमारा घाटा ही होगा। दूसरा एक सबसे
जो सेंसिटिव रीजन हो जाता है कि टॉयलेट को खोलने की बात की जाए तो टॉयलेट को लेकर इसमें हमारी समस्या है। तो ये सारी चिंताएं इसमें दोस्तों कही गई हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप देखो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि तटीय नियमन जोन क्या है, आपको CRZ पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, CRZ की परिभाषा बताओगे सबसे पहले, जो पहले पूछा जाए वही बताना होता है पहले। उसके बाद पूछा था नए तटीय नियमन जोन लाने से पर्यावरण पर प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो देखो जो नया मतलब नियमन जोन आया है उसके बारे में बताएंगे। उसको CRZ, CR2 सॉरी यहाँ पे CR3 CR4 होगा। ठीक है, CR3 CR4 होगा। तो CR4 को भी CR3 को देखो A और B में बांट रखा था मैंने आपको बताया। तो आप बताएंगे देखो ये चेंजेस हुए हैं, ये बताओगे। फिर इससे क्या क्या परिवर्तन होगा नियमों पे, नियमों में क्या क्या परिवर्तन होगा और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, या फिर क्या होगा ओली रिली टर्टल की बात कर सकते हो आप, टर्टल्स की बात करते हो, नेस्टिंग की बात कर सकते हो उनकी, मैंग्रोव्स की बात कर सकते हो, बाकी आप कोरल लीव्स की बात कर सकते हो। इससे क्या होंगे, ये आपके एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रदूषित होकर हो सकता है ख़त्म होने लगे। इससे पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, दूषित होगा, प्रभावित होगा। हम एक तरफ देखो बात करते हैं, हम दूसरे देशों को क्या कहते हैं, हम दूसरे देशों को यही कहते हैं ना कि भैया आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप लोग खुद आपने पहले प्रदूषण फैलाया है, उसके बाद हमें कहते हो कि आप मेंटेन करो। लेकिन आप इनडायरेक्टली देखो तो इंडिया इन सब चीज़ों की बहुत ही हम क्या है पर्यावरण को लेकर बहुत ही सजगता की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पर्यावरण के रूल को सारे खुद ही क्या है वायलेशन करने के मतलब इस कगार पे खड़े हो रहे हैं। रीज़न ये है कि देखो हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं प्लस पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्या कर सकें कि दोनों चीज़ों को एक साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा हो गया कि हम टेक्नोलॉजी भी अपने पास रखें, पर्यावरण को भी बढ़ाएं और टूरिज्म को भी बढ़ाएं और डेवलपमेंट भी करें। डेवलपमेंट अच्छा तभी हो सकता है अगर हम इको फ्रेंडली चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अच्छी खासी, तब जाके हम इको टूरिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी देखो चीज़ें थी जो मैंने एक एक करके आपसे डिस्कस कर ली। अब देखो इसमें एक चीज़ और कही गई थी, देखो हम हेल्थ पे अपने बहुत ज़्यादा देखो पैसे खर्च नहीं करते हैं और हेल्थ की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ भी हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इसमें आपको पता है कि आयुष्मान भारत चल रहा है, तो आप ये चीज़ मेंस में भी आप लिख सकते हो इसमें। ये देखो अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं किया है हेल्थ के सेक्टर में, लेकिन अभी क्या है कि अभी देखोगे आप, अभी देखोगे तो आयुष्मान भारत स्कीम चालू की गई है, लेकिन इसमें भी अभी तक बहुत ज़्यादा हमें अचीवमेंट नहीं मिली है। थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि देखो हमने बड़े लेवल पे स्कीम भी चालू की गई है। ठीक है, 10 करोड़ गरीब परिवारों की बात की जाती है, इसमें 50 करोड़ इसमें लोगों की बात की जाती है। देखो ये तो हो गया एक जो वो तबका जो क्या है आपकी सोसाइटी से कटा हुआ है, जिनको हेल्प नहीं मिल रहा है उनकी बात की जाती है। लेकिन उनका क्या, जिनके पास मतलब इससे थोड़ा सा अपर लेवल है, फिर भी उनको क्या है कि हेल्थ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाती। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ पे क्या करती है, हेल्थ पे अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी क्या है हमें देखने की जरूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईवीएम की बात करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, ईवीएम की बात करें अगर, तो ईवीएम के आर्टिकल्स लगभग हमने सारे डिस्कस कर रखे हैं, फिर भी इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। देखो ईवीएम के बारे में कमियां लिखा की मतलब कमियों की बात कही जाती है। तो आप ईवीएम देखो, एक तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ईवीएम पूरा फुल प्रूफ होता है। फुल प्रूफ इन द सेंस कि इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। हम अभी लोग स्विट्जरलैंड फिनलैंड की बात करेंगे कि वहाँ पे बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसको लेकर आप परेशान नहीं हुई, हम एक एक चीज़ बताएंगे कि आप बहुत सारे आपको लोग कह रहे हो कि विदेशों में बंद कर दिया गया, अपने देश में क्यों चल रहा है। तो उसकी भी हम बातें करेंगे, उसमें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ें हैं, उसको भी एक तरह से बातें करेंगे। लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर जाने, बैलेट पेपर ये होता है, ऐसे होता है सिंपल सा, वहाँ पर लोगो बना रहता है, उसका पार्टी का नाम होता है, पार्टी का जो पर्सन खड़ा होता है उसका होता है, यहाँ आपको मोहर मार के बताना पड़ता है कि हम इसको वोट दे रहे हैं। ऐसे होता था। तो ठप्पे वाली जिसको मोहर बोलते हैं वो मार के हम कहेंगे इलेक्शन वोटिंग हो रही है। ये वाला हम काम अभी करने की बातें कर रहे हैं कि हमें इस पे चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? क्योंकि ईवीएम क्या है, ईवीएम सही नहीं है। तो देखो ईवीएम की सबसे पहले बात बता दूं मैं, मेरे एक मित्र हैं, ठीक है, उनसे भी मैंने बहुत मतलब उनके इलेक्शंस में ड्यूटी लगती है, तो एज ए टीचर है वो, तो उनकी कभी ड्यूटी लगती है। तो वो बताते हैं कि जो ईवीएम मशीन्स होती है ना, पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट में जब आता है तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उनके अनुयायी होते हैं, अनुयायी सारी पार्टियों के लोग होते हैं, वो सारा ईवीएम की चेकिंग उनके सामने की जाती है कि देखिए भैया अब 50 वोट डाल के देखना है, 100 वोट डाल के देखना है, 70 वोट डाल के देखना है, आप देख के ट्राई कर लीजिए कि ईवीएम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वीवीपैट में आ रहा है कि नहीं, सारे पेपर काउंट करके देख लीजिए। ये सारे प्रोसेस उनके सामने होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जिस दिन इलेक्शन होता है ना, सपोज करो 8 बजे से वोट पड़ने हैं, तो सुबह के 6 साढ़े 6 बजे क्या होता है, जिस पर्सन को इसका हेड बनाया जाता है, ठीक है, वो होता है प्लस जितने पार्टी, सपोज करो 4 लोग खड़े होते हैं, मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, अगर ये 5 लोग खड़े हैं इलेक्शन में और एक पर्सन ये है जो इसका चीफ है, मान लो पूरा देखने का उसको मिला हुआ है, जिम्मा मिला हुआ है, तो ये मान लेते हैं एक्स था। अब क्या करता है ईवीएम को सुबह 6 बजे ईवीएम की पूरी इनके सामने वोट मतलब इसमें चेक किया जाएगा, इन छहों के सामने, 5 के सामने, और ये पर्सन सामने रहेगा, ये रहेगा या तो इसका कोई साथ वाला बंदा रहेगा, यही होता है। ठीक है, जो नॉर्मली वो पर्सन नहीं होता, उनके अनुयायी भेजे जाते हैं, अनुयायी मतलब उनकी तरफ से भेजे जाते हैं।
ये वोट डालेंगे, चेक करेंगे कि मैंने इसको वोट डाला तो इसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसको वोट डाला तो पढ़ रहा है कि नहीं, इसको वोट डाला तो पढ़ रहा है कि नहीं, और इसमें बैलेट जो वीवीपैट है उसमें आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें एक बार चेक की जाती हैं। ठीक है, चेक करने के बाद जब ये लोग फाइनली हामी भरते हैं तब जाके वोटिंग स्टार्ट होती है। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी सबको पता है, अगर हम करें ये सारे पार्टियों के लोग होते हैं यहाँ पे, सारे उनकी उपस्थिति में सारी प्रोसेस की जाती है, उनके सब कुछ सामने किया जाता है। और सबसे बड़ी ईवीएम के मालूम है क्या बात है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। एक बार अगर चिप लग गया, अगर आपने चिप खोल दिया या कुछ भी खोल दिया इसका, तो ये यूज़ नहीं हो सकता, मतलब ये ब्रेकेबल है। अगर आपने एक बार उसको खोल दिया तो ये मतलब रीयूजेबल नहीं हो सकता, मतलब इसकी रिपेयरमेंट नहीं हो सकती, ये खराबी हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ कही जाती है, देखो ये बैटरी से चलता है। बैटरी इन द सेंस कि अब जब वोटिंग करो तो ऐसा नहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि ईवीएम को बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया, उसका रीज़न आप समझिए। बंद इसलिए कर दिया गया, एक तो देखो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो अगर हम बैलेट पेपर पर जाना भी चाहें तो हम नहीं जा सकते हैं, पहली चीज़ ये याद रखिएगा। दूसरा ये है कि वो लोग इलेक्शन कैसे कराते थे, वो लोग अपने यहाँ से इलेक्शन नहीं करते थे, वो कहते हैं कि आप घर पे रहिए, घर पे क्या करिए, वोट दे दीजिए। कैसे, इन्होंने ईवीएम को अपने जो भी ईवीएम उन्होंने चलाया उस ईवीएम को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा था। मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करके आप घर पे बैठ के वोट दे रहे हो, तो इनडायरेक्टली क्या था, अब ऑनलाइन कनेक्टेड हो गया तो वहाँ पर क्या कर जा सकता है, थ्रेड्स हो गए, लोगों को लूप होल मिल गया, वहाँ पे हैकिंग की बातें कही गई, वहाँ पे ये सारे प्रयास किए गए। लेकिन हमारा ईवीएम तो कभी इंटरनेट से कनेक्ट होता ही नहीं, इवन बस बैटरी लगाओ, चार्जर भी उस टाइम में नहीं लगा होता जब ये चलता रहता है, तो बस उसमें बैटरी से ही चलता है वो। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है, लोगों को नहीं पता होता, जनता को ये नहीं पता होता, और इसको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। सीधी बात है, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं मुद्दा उठा देती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करें। 2013 में इलेक्शन हुआ, 2012-13 में इलेक्शन जब हुआ, ठीक है, उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी वहाँ पे, यूपी की बात करते हैं, यूपी में अखिलेश यादव जीत के आए, ठीक है, मायावती को उन्होंने हराया। उसके 2014 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। फिर यूपी का इलेक्शन हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट आई। दिल्ली का इलेक्शन हुआ, केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिली, तब तो ईवीएम में हैकिंग नहीं हुई। 2013 में अखिलेश यादव जीते, तब भी उन्होंने कहा हैकिंग नहीं हुई। जब 2014 में बीजेपी जीती तो थोड़े से थोड़े मुद्दे आने लगे, लेकिन जब यूपी के इलेक्शन हार गए तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग कहने लगे ईवीएम की हैकिंग हो रही है। तो अगर हैकिंग होता तो सबके लिए होता ना, 1% के लिए क्यों होता। आप ये सोच के देखिए ना, अभी कांग्रेस की सरकार 3 जगह बनी, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम की हैकिंग हुई, तब मुद्दा उठाया नहीं उन्होंने कि ईवीएम में खराबी, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ये हम 3 राज्यों में जीत गए, कैसे जीत गए, ये तो हमने गलती की, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि देखो अगर इलेक्शन इसमें होता तो आप गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि अपनी दिल्ली में सरकार नहीं रहे उनकी, क्यों चाहेगी दिल्ली की राजस्थान में उनकी सरकार नहीं, क्यों चाहेगी पंजाब में उनकी सरकार नहीं रहे। तो ऐसा अगर उनको हैक करना है तो सारी जगह हैक करेंगे ना। तो ये भी आप मुद्दा समझिए। कांग्रेस फ्री की बातें करते हैं बीजेपी के लोग, तो वो मैं पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहा, बट ऐसी बातें करते हैं। तो अगर वो चाहते तो सारे जगह हैक कराते हैं ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ईवीएम एक तो हैकेबल नहीं है। इवन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग है, आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ, देखिएगा जरूर, राज्यसभा टीवी पे, राज्यसभा टीवी देखिएगा, उस पर इसको ईवीएम को लेके आप देश देशांतर आता है, उस पर आप राज्यसभा की उनकी डिबेट सुनिएगा, ठीक है। वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर डिस्कशन किया। एक तो वो मतलब इसमें इसके मेंबरशिप भी रहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, तो उनको पता है, उन्होंने खुद ही कहा कि हैकेबल है ही नहीं, ये लोगों को बस पागल बनाने का तरीका है। ऐसे एग्जाम्पल उनके द्वारा दी जाती है कि लोग कहते हैं कि देखो राजीव गांधी के टाइम पे उनके पास क्या था, एक पर्सन ऐसा होता था कि मतलब इंक मतलब एक रूम में बैठ के पर्चियाँ को मोहर मारा करता था। राजीव गांधी के टाइम पे ऐसा पकड़ा गया था, ये चीज़ें उसमें मुद्दा उठाया गया था कि राजीव गांधी के टाइम पे एक कमरा बंद था, उसमें एक पर्सन क्या था, जो पर्ची होती है ना ये बैलेट पेपर वाली, उस पर बैठ के सब पे मोहर मारा था, रात भर मोहर 3-4 दिन तक लगातार मोहर ही मारता रहा। क्यों? क्योंकि सारी पेटियों में भर के बूथ कैप्चरिंग की बात की जाती है। बूथ कैप्चरिंग कैसे होता है मैं आपको बता दूं। आपने बूथ कैप्चरिंग बहुत बार सुना होगा, लेकिन समझा नहीं होगा आज तक कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है, इलेक्शन हुआ, सारी की सारी पेटियां क्या कर दी जाती हैं, सारी की सारी पेटियां ट्रक में भर दी जाती हैं, राइट। ट्रक में भरने के बाद क्या होता है कि एक ट्रक, ये देखो ये हो गई मेन जो असली ट्रक है, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया असली ट्रक। एक नकली ट्रक सेम ऐसी डिजाइन की जाती है, पूरी की पूरी ऐसे ही, ठीक है। यहाँ भी पर्सन बैठाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। इसमें भी उतने ही बक्से भरे जाते हैं जितने इसमें भर के आने हैं। होता क्या है, एक प्लेस पे दोनों को भेजा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसको इधर भेज दिया जाता है, और इसको जाना था सपोज करो यहाँ पे, इस पर्सन यहाँ पे जाना था, इसको यहाँ के बाद इधर भेज दिया जाता है, इस वाले ट्रक को, जो इसको असली वाला ट्रक था उसको भगा दिया जाता है इधर को, ये वाले ट्रक को घुमा के यहीं पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो एक्चुअली में देखो इसमें सारे आपको जितने भी आपने मोहर मारे थे, जितने भी वोट लोगों ने दिए थे, इसकी काउंट होनी थी, लेकिन इसकी काउंट नहीं होती है। काउंट किसकी हो जाती है? काउंट इसकी होती है, जिसमें क्या कि एक ही पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए गए होते हैं। ये होता है आपका नॉर्मली बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बूथ कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया। तो देखो ईवीएम हैकेबल नहीं है, जो भी पार्टी कहती हैं कुछ भी कहता है। आपको पता है कि वीवीपैट का भी कॉन्सेप्ट आ गया।
आप लोग मतलब इसमें कहा जाता है एक तरह से, मतलब हमने पिछली क्लास में देखो डिस्कस किया था कि अगर जब इसको ही काउंट करता तो हम बैलेट पेपर क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते। देखो हमने अपने लिए ऑप्शनल कह रखा है कि अगर जहाँ भी लगता है कि गड़बड़ी हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, वहाँ पर रिकाउंटिंग हम हर जगह का तो करेंगे नहीं, बट ये कि हमारे लिए एक बैकअप जैसा हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ईवीएम में हम कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बट ईवीएम हैकेबल है और ईवीएम हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें पेपर वाले वोटिंग पे चले जाना चाहिए, ये कहना बहुत ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखो ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी मैंने लगभग सारा मुद्दा हिस्ट्री है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है और इसमें से लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया है। तो एक चीज़ आप समझ के रखिएगा कि ईवीएम हैकेबल नहीं है। अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में, देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं उसको भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें छेड़छाड़ नहीं होता। वीवीपैट क्या है ये भी मैंने बता दिया, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है। अब वीवीपैट की अगर मैं बात बताऊँ तो देखो वीवीपैट मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, यहाँ पे देखो पर्ची आती है। अगर सपोज आपने बी पे यहाँ वोट दिया, ठीक है, तो 10 सेकंड बाद क्या होता है, यहाँ पर्ची आती है जो 7 सेकंड तक यहाँ पे रुका रहता है, 7 सेकंड तक यहाँ पे रुका रहेगा, उसका नीचे डब्बे में ये चली जाती है। तो जब यहाँ पे टोटल वोट हो जाते हैं तो जितने वोट यहाँ पे रहेंगे उतने वोट यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उतनी पर्ची निकलेगी। ठीक है, तो उसमें देखो एक चीज़ कहते हैं, कभी कभी क्या होता है ईवीएम बहुत सारे खराब भी निकल गए, तो देखो इसमें एक चीज़ हम कह सकते हैं कि इसका इंक अच्छा किया जाए, हम ये कह सकते हैं। इसमें जो कमियाँ हैं वो दूर करने की बात कही जा सकती है, लेकिन हम ये कहें कि ईवीएम हैकेबल है तो ईवीएम हैकेबल नहीं है। ठीक है, ये चुनाव आयोग बहुत बार करा चुका है। इवन चुनाव आयोग ने क्या किया था दोस्तों, चुनाव आयोग ने सीधे मतलब कहा था कि जिसको हैक करना है आइए, आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से कुछ भी कनेक्ट करने की बात नहीं की जाएगी, आप ऐसे हैक करके दिखाइए, हम आप एक सामने रख रहे हैं, आपको कुछ कनेक्ट नहीं कर, क्योंकि देखो ईवीएम कनेक्ट तो होता नहीं है कहीं, तो आप कनेक्ट तो कर नहीं सकते। आप हमको ये सारे सेटअप यहाँ पे चालू करके दे रहे हैं, आप तो हैक कैसे करेंगे, आप इतना करके दिखा दीजिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तब नहीं आई, क्योंकि सबको पता है कि ये हैकेबल नहीं है। लेकिन ये कि जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि ये पार्टी गिर गई, उनके मतलब इस पार्टी ने क्या किया, ऐसे चीटिंग करके पास हुए हैं, ऐसे समझ लो आप। तो लोगों के दिमाग में एक ऐसे एंटी टाइप में कुछ चीज़ें क्रिएट करने की बातें कही जा रही हैं। इवन देख लो आप, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, चाहे आम आदमी पार्टी का दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए, चाहे अभी कांग्रेस ने जीता यहाँ पे देख लीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव 2013 में जीते तो वो देख लीजिए, उसके बाद या तो आप बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी इससे पहले 2014 में उतना मुद्दा ये नहीं उठा था, लेकिन अभी जो मतलब 3 राज्यों में उनकी जीत हुई थी उसमें कहा गया, ठीक है, उसमें कहा गया कि क्या बीजेपी ने ऐसे किया है। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहना, एक तो दूसरी ये है कि देखो संवैधानिक संस्था है, तो इनके ऊपर उंगली उठाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर ऐसे उंगली आप नहीं उठा सकते। अगर आपको लगता है कमियाँ तो उसके लिए कंप्लेन करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए कि इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जबकि इसको कैसे कहा क्या ये फुल प्रूफ है, फिर भी क्या है, लोग पॉलिटिकल पार्टी इसका मजाक बनाते रहते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, मैं ये आपसे डिस्कस करना चाह रहा था दोस्तों। यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है ना, मैंने वो भी आर्टिकल्स लिख रखे हैं, एक बार आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इलेक्शन से लेकर जितने भी आर्टिकल्स थे इसमें मैंने यहाँ पे इसलिए डाल रखे थे कि आपको लोग ये स्लाइड्स में देखो पीडीएफ यहाँ पे डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा जरूर, आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को इसमें मिल जाएगी। ठीक है, और बैलेट पेपर की मांग कितनी सही है, देखो आप ये कह सकते हो बूथ कैप्चरिंग पहले भी था, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमारे लिए सही भी नहीं है कि 125 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से लगभग अगर मान लो मैं 80 करोड़ भी वोट देते हैं या 70 करोड़ लोग वोट देते हैं, तो 70 करोड़ लोगों से हम क्या करेंगे, 70 करोड़ लोगों से हम कहेंगे कि आप पेपर पे फिर से कहो, पेपर काउंट करने में कितना टाइम लगेगा, वो एक भी डिफिकल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो विदेशों की स्थिति में हमने पढ़ लिया था, देखो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश नहीं मानते हैं, कुछ देश अपनाते हैं, कुछ देश नहीं अपनाते हैं। समस्या वहाँ पे है जहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, जहाँ ऑनलाइन कनेक्ट रखा है उनमें खमियाँ हैं। तो ठीक है, तो वो भी उसको दूर करने के लिए अभी भी वो उसमें बैलेट पेपर पर काम कर रहे हैं, मतलब ईवीएम पे अभी भी काम कर रहे हैं कि हम कैसे इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भारत, मतलब ईवीएम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली में की जगह बैलेट पर जाना कितना सही है, अगर इसकी हम बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, आप तो सबसे पहले ईवीएम की बात बताओगे, वीवीपैट की बताओगे, फिर बैलेट से मतपत्र प्रणाली कैसी है, मतलब बैलेट से क्या हम कर सकते हैं या पॉसिबल है या सही नहीं है। तो आप वही होगी बातें कि देखो हम पीछे जाने की बातें कर सकते हैं, इन सब में समस्याएं क्या है, तो आप बताओगे। देखो बैलेट पेपर में समस्याएं हैं, बूथ कैप्चरिंग की, ये सारी, इन दोनों में जो समस्या है, अगर इंक वगैरह कभी लेके हो जाती है या कुछ खराब निकल जाते हैं, तो उन प्रणालियों को दूर करने की कोशिश हम सुधार कर सकते हैं, तो आप इसमें सुधार कर दोगे। लास्ट में आपको एक निष्कर्ष देखो पॉजिटिव लिखना है, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, ना ही किसी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी की बात नहीं करेंगे आप, किसी भी सपा बसपा किसी की बात नहीं करेंगे। आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना। अगर आप ऐसा उत्तर लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आप याद रखिए, एक भी नंबर नहीं देगा जो भी एग्जामिनर कापी चेक करेगा। तो आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, आप मध्यम मार्ग अपनाइए, ना उधर ना इधर।
तो आपको देखो सुधार की बात करोगे तो आप इसमें लिखोगे तो क्या ये हैकेबल नहीं है, या पूरी तरह फुल प्रूफ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने क्या किया था, निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आपको एक बार हैकाथन भी करा के सबको आमंत्रित भी किया था, सारी पॉलिटिकल पार्टी आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी मिलने को नहीं मिला। और जो भी इसमें थोड़ी सी कमियां हैं हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो कि ये और ज़्यादा फुल प्रूफ और अच्छा हो सके, ठीक है। तो लोगों देखो हमने कोशिश की दोस्तों कि आपको अच्छे से अच्छे पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझाने की मैंने कोशिश की, ठीक है। तो देखो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि ये मतलब सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया और कल का और आज का दोनों न्यूज़ मिला के था। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो बस आज के लिए यहीं पे रखते हैं। तो ये सब्सक्राइब बटन ऐसा रेड कलर का आपको दिखेगा, वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन मिलेगा वहाँ पे, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर मिल जाया करेगा। जो भी आपको न्यूज़पेपर चाहिए वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल मैं करा देता हूँ सुबह सुबह, तो आपको डेली मिल जाया करेगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएं। अब देखो 3 आर्टिकल्स हम डेली 3 वीडियो आने लगी है। अब 3 वीडियो इन द सेंस कि पहला तो हम पूरा न्यूज़ लेते हैं, पूरे एक दिन का, पूरे दिन भर का न्यूज़ में क्या है, उसके बाद एक एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। प्लस मैं ये भी बताता हूँ कि दैनिक जागरण, क्योंकि देखो हिंदू पढ़ना डिफिकल्ट है, अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इस पर एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, न्यूज़ में सारा हिंदी में ट्रांसलेट करके डिस्कस करते हैं, तो कोई समस्या है नहीं इसमें। दूसरा ये है कि द हिंदू को दैनिक जागरण को कैसे पढ़ें, कौन कौन सी न्यूज़ पढ़े, मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, प्लस उसमें रिवीजन सेक्शन भी डाल देता हूँ। तो एटलीस्ट आपको क्या होता है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि देखो रिवीजन तो हम कर ही लेते हैं उसके साथ साथ, प्लस दैनिक जागरण में क्या क्या हमें पढ़ना है, हमें एक वो भी आइडिया हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि द हिंदू में कुछ न्यूज़ नहीं आता है, लेकिन दैनिक जागरण में आ जाता है, और कुछ दैनिक जागरण में आता है, नहीं द हिंदू में नहीं आता है, ठीक है, और कुछ द हिंदू में आता है, दैनिक जागरण में नहीं आता। तो देखो द हिंदू का तो मैं पूरा करा ही दे रहा हूँ, और दैनिक जागरण में जो कुछ रह जाता है वो आप हिंदी न्यूज़पेपर में आपको PDF मिली जा रही है, सब कुछ मिली जा रहा है, आराम से वहाँ से कवर कर लीजिए। तो इतना अगर आप कवर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका करंट पूरा दोस्तों तैयार है। आप मैगजीन एक बार रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना पढ़ाई कर रहे हो तो आप मेरे हिसाब से आपको मतलब कोई भी मैगजीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साथ बने रहिए दोस्तों, आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार है, तो हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।